हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 50 प्रश्नों को शामिल किया है और वह सभी प्रश्न दोस्त आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप अगर TRE 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो यह दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका लिया गया है कि किसान क्या करें, किसने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, किसान क्या करें या किसने लिखा था, तो इसको जो लिखने वाले आपके थे वह आपके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। जी हाँ दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है किसान क्या करे नामक पुस्तक जो है कि 20वीं सदी के जो है कि में लिखा था। तो इसको आप याद रखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे यह एक किसान नेता थे, तो इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए, बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाले आपके थे RN मधोलकर। जी हाँ दोस्तों, RN मधोलकर ने जो है वह 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे, जो कि आपका बांकीपुर में हुआ था और जो है कि 1912 में वह आयोजित हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों, पिछला ही प्रश्न आपका है, लेकिन इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसलिए दोस्तों हम जो है कि अलग अलग प्रकार से एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है सबको शामिल किए हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, बात करें अगर 1912 की, तो वह जो अधिवेशन आपका हुआ था उसमें जो है कि RN मधोलकर ने जो है उसमें अध्यक्षता की थी। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें मदरलैंड के बारे में, तो मदरलैंड जो था वह आपका एक साप्ताहिक पत्र था और इसका जो प्रकाशन है वह आपके कौन किए थे। तो मजरूल हक ने जो है कि इसका प्रकाशन किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो देखिए, बात करें पटना युवक संघ की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1927 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में पटना संघ युवक संघ की स्थापना हुई थी। इसको याद रखेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न आपका है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो देखिए, अगर हम बात करें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो कहने वाले थे वह आपके बाल गंगाधर तिलक थे। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इसको कहा था। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो देखिए, बात करें भारतीय क्रांति की जननी के बारे में, तो उनको कहा जाता है आपको मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। जी हाँ दोस्तों, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को जो है वह आपका क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। इनको याद रखिएगा। इनका जो जन्म है वह 24 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था और उनके माता पिता जो थे वह पारसी थे। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। फिलहाल इनको याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में किसने जो है कि स्वाधीनता का झंडा फहराया था सर्वप्रथम। तो वह मैडम भीखाजी कामा ही थी, जिन्होंने वहाँ पर जो है कि स्टुटगार्ट में जो है कि आपका तिरंगा झंडा को फहराया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो यह अभी आपको बता दिया कि मैडम कामा ने जो है वह आपका स्टुटगार्ट में जो है वह तिरंगा को फहराया था सबसे पहले। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो अभी आपको बताया कि स्टुटगार्ट में फहराया था। देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न को घुमा घुमा करके कितनी तरह से पूछा गया है।
तो इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़े करिए। जैसे जो भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से याद किया करिए, जिससे कि अगर वो प्रश्न घुमा के पूछता है तो उससे भी आप आंसर उसका निकाल सकें। अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन हैं। तो अगर हम बात करें लंदन में जो इंडिया हाउस बना था उसके संस्थापक आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो लंदन में जो इंडिया हाउस बना था उसके संस्थापक आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। और यह कब बना था आपका? तो 1905 में लंदन में जो है वह वर्मा ने जो है वह इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने इसको इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो देखिए अगर हम बात करें कि किसने यह कहा था कि जो यह विभाजन हुआ है यह हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो यह करने वाले आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही ऐसा कहा था कि यह जो विभाजन है यह हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो देखिए अगर हम बात करें प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी और बहिष्कार का जो अपनाया गया था यह अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय। जी हाँ दोस्तों, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय बहुत ज़्यादा जो है कि स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा था, लोग आंदोलन कर रहे थे, और जो विदेशी वस्तुएं थे उसका बहिष्कार किया जा रहा था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए जब बंगाल विभाजन शुरू हुआ तो उसके बाद जो है कि उसके प्रत्याघात के रूप में जो है कि आपका शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, जब लॉर्ड कर्जन ने जो है वह 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लेता है तो उसके बाद जो है कि इसका विरोध होता है और 7 अगस्त 1905 को जो है कि इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन वगैरह किया जाता है और उसके बाद यह निश्चित किया जाता है कि हम लोग इसके विरोध में एक आंदोलन चलाएंगे जिसको कि स्वदेशी आंदोलन बोला गया। तो उसके बाद जो है कि बंगाल विभाजन कब लागू हो जाता है तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है कि बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है और उसके बाद बहुत तेजी से जो है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी यह स्वदेशी आंदोलन को चलाती है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। तो देखिए वही प्रश्न आपका है, बस चीज़ों को घुमा दिया गया है, तो यह आपका बंगाल विभाजन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो यह आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। देखिए दोस्तों एक ही प्रश्न को हम इसलिए रिपीट करके इसको शामिल किए हैं क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं और जो है कि यही एक ही क्वेश्चन को हर साल जो है कि थोड़ा सा चेंज कर करके पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको जो है कि शामिल कर लिए हैं। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप इसको छोड़ करके ना आए, आपको याद हो जाए, इसलिए जो है कि हम इसको शामिल किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए अगर हम बात करें भारत के वायसराय की तो जब यह आपका 1905 में विभाजन हुआ था तो उस समय लॉर्ड कर्जन था। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था। तो यहाँ पर भारत नहीं होगा, भारत होगा। तो देखिए अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन का जो भारत में उत्थान हुआ था यह आपका हुआ था बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन के रूप में। तो इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो देखिए बंगाल का विभाजन आपका प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। जी हाँ दोस्तों, कब यह बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया गया था तो 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन किया जाएगा। लेकिन कब यह प्रभावी हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 से जो है कि यह प्रभावी हो गया। तो इसको याद रखेंगे। अगला है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ। तो देखिए अगर हम बात करें 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था तो इसको जो आपका रद्द किया गया
यह आपका किया गया 1912 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रख सकते हैं। दरअसल इसमें क्या हुआ था कि कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो 1911 भी लिखा रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 1911 में जो है यह दिल्ली दरबार होता है, जिसमें कि जो है कि बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा जारी की जाती है और 1912 से यह लागू होता है। तो इसलिए कहीं कहीं पर देखेंगे तो फिलहाल जब यह क्वेश्चन आया था बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन आया है और सन 2008 में आया था, तो उसमें जो है कि इसमें 1911 ही माना गया था। लेकिन दोस्तों जो यह प्रभावी हुआ था यह 1912 से हुआ था, तो कहीं कहीं पर जो है कि 1912 भी दिया रहता है। तो अगर आपके ऑप्शन में है तो 1912 मार सकते हैं, अन्यथा जो है कि 1911 कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी यह आपका कब किया गया था? तो यह 19 जुलाई 1905 को किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 19 जुलाई 1905 को किया गया था। अगला है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया और प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो देखिए बात करें अगर हम, तो कांग्रेस ने जो स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था, तो यह जो है कि किस लिए किया गया था? तो जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद जो है कि यह स्वराज प्रस्ताव को स्वदेशी आंदोलन वगैरह चलाया गया था। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वह ऑप्शन ई हो जाएगा कि इनमें से जो है कि आपका कोई नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव जो है वह सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में इसकी चर्चा की थी और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में इसको पारित किया था। और इस प्रस्ताव के बाद स्वदेशी आंदोलन चला था, बहिष्कार चला था तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी जो है कि पारित किए गए थे। तो इसलिए इसमें से ई वाला ऑप्शन आपका सामने आंसर होगा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिलहाल आपके ऑप्शन में ई रहेगा तो मार दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1854 का जो घोषणा पत्र आया था उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसमें लिखा गया आपका कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। तो देखिए यह आपका सही है। जी हाँ बिल्कुल सही है कि इसने जो है कि जो उड का घोषणा पत्र था 1854 का, उसने जो है कि उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश किया था और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड जो है यह दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो देखिए अगर हम बात करें 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी यह आपका कब हुआ था? तो देखिए कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर हुआ था, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर हुआ था और कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर जो है कि इसको हुआ था। तो उपयुक्त सभी सही है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने लिखा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, इसको लिखने वाले आपके कौन थे? तो वह आपके थे W.W. हंटर। जी हाँ दोस्तों, W.W. हंटर ने इसको लिखा था। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करें तो इनमें से जो है कि आपका एल्बर्ट बिल से आपका संबंधित नहीं है। बाकी इसके अलावा आपका शस्त्र अधिनियम हो गया, स्ट्रेची कमीशन हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया। तो ये इन तीनों से जो है कि आपका लॉर्ड लिटन संबंधित है। आपका एल्बर्ट बिल से जो है कि संबंधित नहीं है। एल्बर्ट बिल जो आया था यह जो है कि आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसको पेश किया गया था, तो इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो है कि आप जानते हैं कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था यह कब आया था आपका? तो 1878 ईस्वी के आसपास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें कि बैन वगैरह अखबारों पर लगाया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो देखिए अगर हम बात करें
कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी यह आपका अक्टूबर 1924 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो इसके जो संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल थे, इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे और चंद्रशेखर आजाद भी थे। तो इनको याद रखेंगे। अगला है कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। तो कर्नल वायली की हत्या के आरोप में जो मृत्युदंड दिया गया था वह दिया गया था मदन लाल धिंगरा को। जी हाँ दोस्तों, मदन लाल धिंगरा को जो है यह कर्नल वायली की हत्या के जुर्म में जो है कि मृत्युदंड दिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि कर्नल वायली की हत्या जो है 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मार करके कर दी थी। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। जी हाँ दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। तो इसको याद रखेंगे। अगला है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क में बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था। तो देखिए, अगर हम बात करें न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो लिखा गया था ये, तो इस जो है कि इसमें कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो इसके जो लेखक थे यह अरविंद घोष थे। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके लेखक आपके अरविंद घोष थे, जिसमें कि कांग्रेस की इन्होंने आलोचना किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के अगर हम प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वह आपका कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो वारेन हेस्टिंग जो था यह आपका कब था। तो 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था और 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, तो जो कि आपका 1758 से 60 ईस्वी तक रहा था। तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखेंगे। अगला है तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। तो तेभागा आंदोलन जो आपका बंगाल में प्रारंभ हुआ था यह हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। जी हाँ दोस्तों, किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन शुरुआत हुआ था 1946 में। तो इसको याद रखेंगे। अगला है 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को शामिल करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। तो वे कौन थे। तो देखिए, अगर हम बात करें 1902 में जो लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीयों को सम्मिलित किया था विश्वविद्यालय आयोग गठित करने के लिए, तो वह आपके जो थे वह सैयद हुसैन बिलकरामी थे और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। जी हाँ दोस्तों, सैयद हुसैन बिलकरामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। तो इनको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना करने वाले थे यह आपके 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। जी हाँ दोस्तों, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने जो है वह पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। तो इसको याद रखेंगे। अगला है 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। तो देखिए, अगर हम बात करें 1885 में जो WC बनर्जी जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इंगित किए थे, उनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था। तो देखिए, अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना था। तो यह बिल्कुल उद्देश्य था। अगला है देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था। तो बिल्कुल यह भी उद्देश्य था। अगला है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर
विचार प्रकट करना था। तो यह जो है यह आपका ऑप्शन गलत है, यह इनका उद्देश्य नहीं था, तो यह ऑप्शन गलत है और इसमें गलत ऑप्शन ही आपका पूछा गया, तो यह आपका गलत हो गया। अगला है कि यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे, तो यह भी आपका उद्देश्य था। तो इसलिए देखिए गलत ऑप्शन है, तो आपका सी वाला गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में किसने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो देखिए जो द्वितीय सम्मेलन आपका हुआ था उसमें जो भाग लेने वाले थे वह कितने प्रतिनिधियों ने जो है कि मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पूछा गया है कि भाग लिया था, तो उसमें कुल 33 जो है कि मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर पहले अधिवेशन में पूछ दिया जाए तो पहले अधिवेशन में जो है कि 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, दूसरे में 33 लिया था और तीसरे में जो है कि 81 पहुंच गए थे और चौथे में 221 पहुंच गए थे। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो देखिए 1906 में लंदन में जो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी, इसको करने वाले आपके कौन थे, तो वह आपके थे विनायक दामोदर सावरकर। जी हाँ दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर ने जो है वह आपके अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो इनको याद रखेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब वीडियोस अपलोड करेंगे तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सकेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हमको टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर अगर फॉलो किए रहेंगे तो वहां पर जब भी वीडियोस अपलोड होगी तो आपको लिंक मिलेगा, साथ ही में कोई नई जानकारी रहेगी तो वह भी दिया जाएगा। तो इसलिए हमको जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। तो अभिनव भारत का संस्थापक अभी आपको बताया विनायक दामोदर सावरकर जो थे, ये लंदन में जो है कि अभिनव भारत की शुरुआत किए थे। अगला है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया। तो देखिए अगर हम बात करें नियमित रूप से तो यह जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब मुस्लिम लीग बनी थी 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि ढाका में स्थापना किया गया था और इसका जो संस्थापक थे वह आपके नवाब सलीमुल्लाह थे। और वर्ष 1907 से मुस्लिम लीग का जो है कि वार्षिक अधिवेशन शुरू होता है। पहला अधिवेशन कराची में होता है, दूसरा अधिवेशन अमृतसर में होता है और उसके उपरांत जो है कि मुस्लिम लीग अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है कि लगा पाना और गलत होगा। तो इसलिए इसमें जो है कि कभी नियमित हुआ ही नहीं इसका अधिवेशन, तो इसलिए आप ई वाला ऑप्शन मारिएगा। फिलहाल जब यह क्वेश्चन आया था 2020 में तो उसमें बीपीएससी ने जो है कि 1925 माना था, लेकिन यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाद में इस पे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन वगैरह किए थे तो सबको जनरल मार्किंग दे गई थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो चंपारण आंदोलन जो था वह मुख्यतः जो है वह नगदी फसल के विरोध में था। जी हाँ दोस्तों, नगदी फसल के विरोध में था, क्योंकि वहाँ पर जो नील खेती होती थी, तिनकटिया प्रणाली लागू थी, उसको लेकर के था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी यह जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों से जो है वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था इसको भी आप याद रखेंगे, 1934 में पटना में हुआ था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो देखिए अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय बकरी का टापू में अखिल भारतीय दस्ता का जो गठन किया गया था यह किया था जयप्रकाश नारायण ने। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले जो थे वह आपके कौन से हो जाएंगे? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, यह जो कथन है यह महात्मा गांधी का है, लेकिन इनमें ऑप्शन आपका दिया नहीं गया है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। और इसको इंटरव्यू में जो है कि लुई फिशर ने इंटरव्यू उनका लिया था, उनमें इन्होंने यह बात किया था गांधी जी ने कि जब तक तीसरी शक्ति जो है कि यहाँ पर है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करेंगे। तो इसको याद रखेंगे। अगला है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है वह किसको सजा दी गई थी? तो वह आपका राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। जी हाँ दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को उसमें फांसी दी गई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो देखिए, अगर हम बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से जो आपके एक थे वह आपके थे भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? तो यह बताना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, यह तो लाइन आपको याद ही होगी कि ऐसा किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह आपके बिस्मिल हो जाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है इसको किसने दिया था? तो इसको जो देने वाले थे वह आपके भगत सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह जो है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था, तो इसको लिखने वाले आपके जो थे वह हसरत मोहानी हो जाएंगे। तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने लिया था? तो ये इसको देने वाले कौन से थे? तो इसका आंसर जो है कि हसरत मोहानी हो जाएगा। अभी आपको बता दिया कि इनकलाब का नारा जो लिखे थे वह आपके हसरत मोहानी थे और इसको फेमस करने वाले आपके भगत सिंह थे। अगला है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो देखिए, अगर हम बात करें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी यह आपका दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी, जिससे कि जो है कि आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दे दी गई थी? तो वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। तो यह आपका किस तारीख को दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो आपका सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी यह 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यह आज के 50 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न थे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपका जब बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम होगा या टीआरई 4 होगा तो उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे और बहुत ही ज़्यादा जो है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि हम जो है कि आप 50 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से वीडियोस देख लीजिए हमारे चैनल पर जा करके। तो उसको अगर आप सभी प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को देख जाते हैं, चाहे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, चाहे साइंस हो गया, चाहे भूगोल हो गया, चाहे बिहार स्पेशल हो गया, तो इन सब से अगर क्वेश्चन आता है तो आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट की जितनी वीडियोज़ हैं सभी को आप देख जाइए और सभी जो है कि अगर आप देख जाते हैं तो गारंटी है कि आप अच्छा स्कोर टीआरई 3 में भी करेंगे और टीआरई 4 में भी करेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।